नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड विंसर ईयर बुक सीरीज़, जो बुक आपके करंट अफेयर, उत्तराखंड जीके और सामान्य ज्ञान के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस पूरी किताब को हम सीरियल वाइज यहाँ पे कवर कर रहे हैं। अभी तक 20 पार्ट्स हम कवर इसके कर चुके हैं। अगर आपने इनको नहीं देखा है, आप इनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इन 20 पार्ट्स में आपको करंट अफेयर की वीडियोस भी मिल जाएंगे और उत्तराखंड जीके और सामान्य ज्ञान के भी आपको क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएंगे। आज के वीडियो में हम यहाँ पर 21वां भाग कवर करेंगे और उत्तराखंड की हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करेंगे। इसके बाद आपकी 2 वीडियोस और उत्तराखंड जीके से रिलेटेड होंगी इसी सीरीज के अंतर्गत, और उसके बाद हम उत्तराखंड के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं उनको अतिरिक्त तथ्यों के साथ यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, उत्तराखंड में चित्रित शैलाश्रय कहाँ से मिले हैं। देखिए, उत्तराखंड के अंदर बहुत सारी जगहों से हमें चित्रित शैलाश्रय मिले हैं जो कि प्रागैतिहासिक काल के हैं, जिसमें अगर हम सबसे प्रमुख की बात करें तो अल्मोड़ा का जो लाखू उडियार है और चमोली का जो ग्वारखा उडियार है, ये प्रमुख माने जाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को खास तौर पर आपको याद करना है। जो आपका लाखू उडियार और गोरखा उडियार है, इनको लेकर आपसे कुछ बातें पूछी जाती हैं, जैसे लाखू उडियार कौन से जनपद में है, अल्मोड़ा में है, किस नदी के तट पर है, तो ये आपके सुयाल नदी के तट पर है। ठीक है, नदी बहुत बार पूछी गई है। लाखू उडियार की खोज 1968 में MP जोशी के द्वारा करी गई थी, इसको भी आपको याद करना है। ठीक है, और लाखू उडियार से जो हमें शैलाश्रय मिले हैं, इन शैलाश्रय चित्रों को प्रागैतिहासिक शैलाश्रय चित्रों की पहली खोज किसने माना। अगर क्वेश्चन बन जाएगा तो आप बताएंगे यशवंत सिंह कटोच ने माना। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन जो लाखू उडियार से पूछे जाते हैं। दूसरा हमने देखा ग्वारखिया उडियार। ग्वारखिया उडियार आपके चमोली में है। ठीक है, अलकनंदा नदी के तट पर ये गुफा यहाँ पर स्थित है और ग्वारखिया गुफा से भी हमें जो शैलाश्रय हैं वो यहाँ से मिले हैं। गोरखा उडियार को प्रसिद्ध करने का जो श्रेय जाता है, या जो पुरातत्वविद है उनके सामने लाने का जो श्रेय जाता है, वो राकेश भट्ट को जाता है। इनका नाम भी आपको याद करना है। ठीक है, इन दोनों जगहों के अलावा उत्तराखंड में जो चमोली के अंदर किमनी गांव है, वहां से हमें सफेद रंग के शैलचित्र मिले हैं। जो अल्मोड़ा के अंदर लोएथाप है, यहां से हमें लाल रंग के शैलचित्र मिले हैं, तो इनको भी आपको याद करना है। ठीक है, अल्मोड़ा में ही 2 जगह और है, एक फड़कानौली और एक आपका पेटशाल। फड़कानौली शिलाश्रय ये 1985 में खोजे गए, पेटशाल शिलाश्रय 1989 में खोजे गए। दोनों की खोज यशोधर मटपाल के द्वारा करी गई, तो यहां से भी हमें शिलाश्रय मिले हैं। ठीक है, तो ये सब आपको याद करने हैं। ज्यादातर इंपॉर्टेंट आपके ये 2 ही पूछे जाते हैं, यहां से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। अदरवाइज आपको ये सारी जगहों के मैंने नाम बताए, इनसे रिलेटेड बातें करी, एग्जाम में ऑप्शन जो आएगा आपको उसको वहां पर टिक करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, उत्तराखंड में अशोक के धर्मलेख कहां से मिले हैं। देखिए, उत्तराखंड के अंदर जो हमें अशोक का एक शिलालेख मिला है, ये हमें कालसी से मिला है। ठीक है, कहां से मिला है, कालसी से। और ये अशोक का शिलालेख है, कब का है, 257 ईसा पूर्व का है। ठीक है, तो हमें अशोक का 257 ईसा पूर्व का एक अभिलेख यहां से मिला है। ठीक है, कालसी से। इसमें किस भाषा का इस्तेमाल किया गया है, बहुत बार भाषा आपसे पूछी जाती है। कालसी शिलालेख में प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि बुक में पाली भाषा बताया गया है, जो कि गलत है। आपको प्राकृत भाषा को पहला रेफरेंस देना है। आयोग ने पहले भी यह प्रश्न पूछा है, प्राकृत को उसने सही माना है, और मैं भी आपको कई बार इस बात को क्लियर कर चुका हूं कि अगर आप इसको सर्च भी करेंगे गूगल के ऊपर कि अशोक ने जो शिलालेख खुदवाए थे या उसने जो शिलालेखों का निर्माण करवाया था वो किस भाषा में थे, तो आप पाएंगे उसके अधिकांश शिलालेख प्राकृत भाषा में थे। ठीक है, तो और लिपि कौन सी है, तो लिपि थी यहां पर ब्राह्मी लिपि। ठीक है, इस कालसी शिलालेख की खोज किसने करी थी, तो जॉन फॉरेस्ट के द्वारा इसकी खोज करी गई थी। इसने कब करी थी इसकी खोज, 1860 में। इसे भी आपको याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, शंकराचार्य का देह त्याग
कब और कहां हुआ था? तो जो आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं, ये जो यहाँ पे उत्तराखंड के अंदर कार्तिकेयपुर राजाओं का शासन था, ये यहाँ पर आए थे और 820 ईस्वी में केदारनाथ में इन्होंने अपना देह त्याग कर दिया था। क्वेश्चन बनता है किस स्थान पर किया और कब किया? तो 820 में केदारनाथ में इन्होंने अपना देह त्याग कर दिया था। नेक्स्ट है, केदार भूमि का एकीकरण कर्ता कौन था? केदार भूमि यानी कि गढ़वाल, गढ़वाल को आप जानते हैं केदारखंड बोलते हैं, कुमाऊं को क्या बोलते हैं? मानसखंड बोला जाता है। तो केदार भूमि का एकीकरण कर्ता अजयपाल को माना जाता है। हम सभी जानते हैं अजयपाल पमार वंश का 37वां राजा था। अजयपाल के राजा बनने से पहले तक पूरा जो गढ़वाल था वो 52 गढ़ों में विभाजित था। अजयपाल ने एक एक करके इन गढ़ों को जीतना शुरू करा। कुछ गढ़ों को उसने लड़ाई के माध्यम से जीता, कुछ को संधि के माध्यम से जीता, यानी कि कुल सारे गढ़ों को उसने अपने अधीन किया और फिर गढ़पति वो कहलाया। तो गढ़वाल के गढ़ों का एकीकरण करने का श्रेय किसको गया? अजयपाल को, ठीक है, जो कि 37वां राजा था पमार वंश का। नेक्स्ट है, मानवोदय काव्य के अनुसार पमार वंशी राजा मानशाह को किस चंद राजा से युद्ध हुआ था? देखिए, पमार वंश का एक प्रसिद्ध राजा, राजा मानशाह, इनका युद्ध किसके साथ हुआ था मानवोदय काव्य के अनुसार? तो लक्ष्मण चंद, जिसे हम लक्ष्मी चंद कहते हैं, चंद वंश का एक प्रसिद्ध राजा है, ठीक है, इसी को मानवोदय काव्य में लक्ष्मण चंद बोला गया है। ये मानशाह के समकालीन था। लक्ष्मी चंद ने मानशाह के गढ़वाल के ऊपर लगातार कई बार इसने आक्रमण किए, 7 बार इसने असफल आक्रमण करे। उसके बाद जब इसने अपना 8वां आक्रमण करा, तब इसने जो मानशाह का सेनापति था खतर सिंह, उसको मार दिया। युद्ध में खतर सिंह की मृत्यु हो गई और उस छोटी सी विजय के उपलक्ष्य में लक्ष्मी चंद के द्वारा कुमाऊं में खतुड़वा त्योहार की शुरुआत करी गई। तो ये क्वेश्चन भी बनता है, खतुड़वा त्योहार किसके काल में शुरू हुआ? तो ये हुआ लक्ष्मी चंद के काल में। इसने मानशाह के साथ युद्ध करा था और हर बार ये पराजित हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है, राजमाता कर्णावती किसकी संरक्षिका थी? जो रानी कर्णावती हैं, ये संरक्षिका थी पृथ्वीपति शाह की। इनका नाम आपको याद करना है। हम कई बार बात कर चुके हैं रानी कर्णावती के बारे में, तो आपको सीरियल वाइज पढ़ने का यही फायदा होता है। देखिए, हमने अलग अलग बुक्स को यहाँ पर सीरियल वाइज कवर किया है और कुछ को हम कवर कर रहे हैं। हमने परीक्षा वाणी को कवर किया, हमने अजय रावत जी की बुक को कवर किया, हमने बलूदी जी की बुक को कवर किया, BS नेगी वाली बुक को हम कवर कर रहे हैं, ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, और अब विंसर को देख रहे हैं। सारी किताब हमने सीरियल वाइज पढ़ी। तो हमने उत्तराखंड की सारी जानकारी यहां पर भी देखी, यहां पर भी देखी, यहां भी देखी, यहां भी देखी, यहां पर भी देख रहे हैं। तो आपका सारा जो रिवीजन है, अलग अलग बुक सीरियल वाइज पढ़ के आपको यही फायदा होता है कि एक ही चीजें आपको ज्यादातर कुछ नए फैक्ट्स के साथ वो रिवाइज आपकी होती रहती है, बिल्कुल सीरियल वाइज उसी क्रम में, ठीक है। तो रानी कर्णावती के बारे में भी हमने कई बार बात करी है। ये पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थी और महीपति शाह की पत्नी थी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, गढ़वाल के पमार राजवंश के संस्थापक कौन था और उसकी राजधानी कहां थी? तो पमार वंश का संस्थापक कनकपाल था और इसकी राजधानी चांदपुरगढ़ में थी, ठीक है। भानु प्रताप चांदपुरगढ़ का राजा था। कनकपाल गुजरात धार नगरी से यहां पर आया। भानु प्रताप ने अपनी बेटी का विवाह कनकपाल के साथ किया और उसके बाद उसे चांदपुरगढ़ की गद्दी सौंप दी, ठीक है। कनकपाल पहला राजा था। पहले राजे से लेकर 36वें राजा तक सारे के सारे चांदपुरगढ़ से ही शासन करते थे पमार वंश के। 37वां राजा आता है अजयपाल, जो एक एक करके गढ़ों को जीतना शुरू करता है। ये अपनी राजधानी चेंज करता है चांदपुरगढ़ से। अजयपाल अपनी राजधानी 1512 में देवलगढ़ ले जाता है और उसके बाद 1517 में वो देवलगढ़ से राजधानी हटाकर श्रीनगर में ले जाता है। 1517 से लेकर के 1804 तक पमार वंश की राजधानी कहाँ रहती है? श्रीनगर में रहती है। उसके बाद यहाँ पर गोरखा आ जाते हैं गढ़वाल के अंदर। 1815 में जब अंग्रेज गोरखाओं को यहाँ से भगा देते हैं, सुदर्शन शाह से आधा राज्य छीन लेते हैं, तो सुदर्शन शाह राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहां ले जाते हैं? 1815 में टिहरी रियासत में ले जाते हैं। तो ये क्रम राजधानी का पमार वंश का आपको याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, खुड़बुड़ा युद्ध कब और किसके मध्य में हुआ था?
देखिए जो खुड़बुड़ा का युद्ध है काफ़ी प्रसिद्ध युद्ध है। ये आपके 1804 में लड़ा गया और यह गोरखाओं और प्रद्युमन शाह के मध्य में हुआ था। प्रद्युमन शाह पूरे गढ़वाल के, या हम कह सकते हैं पूरे उत्तराखंड के अंतिम राजा थे। दोनों जगह शासन करने वाले भी ये एकमात्र राजा थे। इसके बाद भी पंवार वंश रहता है, लेकिन वो केवल एक रियासत तक सीमित रहता है, पूरे गढ़वाल पर उनका नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, तो 1804 में 14 मई 1804 को एक युद्ध होता है, जिस युद्ध में गोरखाओं के द्वारा प्रद्युमन शाह शहीद हो जाते हैं, मारे जाते हैं इस युद्ध में, और गढ़वाल पर गोरखाओं का शासन स्थापित हो जाता है। तो इसी युद्ध में इनका निधन हुआ था। कब हुआ ये युद्ध? 14 मई 1804। एक क्वेश्चन आपसे बनता है कि जो ये खुड़बुड़ा है, खुड़बुड़ा का मैदान आप जानते हैं देहरादून में है, कौन सी नदी के तट पर है? तो खुड़बुड़ा का मैदान आपके विंदाल नदी के तट पर है। कौन सी नदी के तट पर है? विंदाल नदी। ये विंदाल नदी जिसके तट पर खुड़बुड़ा का मैदान है, किस नदी की सहायक नदी है? तो विंदाल जो है आपके सिसवा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, और ये सिसवा किसकी सहायक है? तो ये आपके सोंग नदी की सहायक है, और आप सभी जानते हैं सोंग नदी गंगा की सहायक है। तो इनडायरेक्टली विंदाल, उसके बाद सिसवा, उसके बाद सोंग, और फिर आ जाती है गंगा। इसको भी आपको याद करना है, पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सियुकी पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? देखिए प्रसिद्ध किताब सियुकी, ये यात्रा वृतांत है ह्वेनसांग का। ह्वेनसांग ने भारत की यात्रा करी, हर्षवर्धन के काल में ये भारत आया था, उत्तराखंड में भी ये आया था। ठीक है, तो इसको आपको याद करना है, और इसने अपना यात्रा वृतांत सियुकी के नाम से लिखा है, तो पूछा जाता है, आपको याद करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक कौन था? देखिए कार्तिकेयपुर राजवंश उत्तराखंड पर शासन करने वाला पहला ऐतिहासिक राजवंश है कार्तिकेयपुर राजवंश। इसका संस्थापक बसंत देव को माना जाता है। ठीक है, अमोघ भूति किस वंश का राजा था? अमोघ भूति कुड़िंद वंश का राजा था। कुड़िंद वंश उत्तराखंड पर शासन करने वाला पहला राजनैतिक वंश है। ऐतिहासिक पूछेगा तो कार्तिकेयपुर, राजनैतिक पूछेगा तो कुड़िंद वंश आप बताएंगे। ठीक है, और कुड़िंद वंश का सबसे प्रतापी राजा, सबसे महान राजा अमोघ भूति को माना जाता है। तो इसे भी आपको याद करना है। कई बार केवल यही पूछ लेता है, बताओ अमोघ भूति किस वंश के थे? कुड़िंद वंश के थे, और कुड़िंद वंश के सबसे प्रतापी राजा इनको बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गुप्त काल में गढ़वाल कुमाऊं प्रदेश का क्या नाम था? तो गुप्त काल में गढ़वाल और कुमाऊं, यानी कि उत्तराखंड की बात हो रही है, तो गुप्त काल में उत्तराखंड के क्षेत्र को कृतपुर बोला गया है। इसे आपको याद करना है, और यह बोला गया है कि उस समय यहां पर किनका शासन था? कुड़िंदों का शासन था। ठीक है, इसे भी याद करना है। श्रीहर्ष के बाद उत्तराखंड में शासन करने वाले प्रमुख राजवंश कौन था? श्रीहर्ष यानी हर्षवर्धन की बात हो रही है। हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू राजा माना जाता है, इसको भी आपको ध्यान रखना। हालांकि वो पूरे भारत का राजा नहीं था, फिर भी कुछ उसे मानते हैं। ठीक है, हर्षवर्धन के बाद उत्तराखंड में पौरव राजवंश ने शासन किया था। ठीक है, पौरव राजवंश, इसे पर्वताकार राजवंश भी बोला जाता है। ठीक है, इसकी राजधानी ब्रह्मपुर में थी। ये क्वेश्चन भी बनता है। पौरव राजवंश के ऊपर ऑलरेडी एक अलग सा वीडियो बना हुआ है, उत्तराखंड टॉपिक वाइज सीरीज में आप उसको जाके देख सकते हैं। कुड़िंद वंश, पौरव वंश, ये सारे आपको वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, पंवार वंश, चंद वंश, कत्यूरी वंश का अभी वीडियो नहीं आया है, कोशिश है जल्द उसका वीडियो आएगा। तो जो पौरव वंश था, इसकी राजधानी ब्रह्मपुर थी, और ये पूरा पर्वतों से इलाका घिरा हुआ था, इसीलिए पौरव वंश को पर्वताकार वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है, इनमें से किस वंश को पर्वताकार वंश कहते हैं? तो पौरव वंश को। ललित सूरदेव किस राजवंश का था? देखिए ललित सूरदेव ये कार्तिकेयपुर राजवंश का था। कार्तिकेयपुर राजवंश का सबसे प्रतापी राजा ललित सूरदेव को ही माना जाता है, इसे आपको याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कुमाऊं में कत्यूरी राजवंश के अंतिम गढ़ कौन सा था? तो देखिए कुमाऊं के अंदर अगर हम कत्यूरी राजवंश का अंतिम गढ़ की बात करें तो ये था मनीला गढ़। मनीला गढ़ आपके अल्मोड़ा में सल्ट के नजदीक पड़ता है, और ये कुमाऊं में कत्यूरियों का अंतिम गढ़ माना जाता है। जिसके ऊपर आक्रमण किसने किया था? तो चंद राजा बाज बहादुर चंद ने यहां पर आक्रमण किया था मनीला गढ़ के ऊपर। क्वेश्चन बनता है कि कत्यूरियों के गढ़ मनीला गढ़ पर किस चंद राजा ने आक्रमण किया था? बाज बहादुर चंद ने। और उसके बाद जो ये कत्यूरी थे, गढ़वाल की
की सीमा पर आक्रमण करना शुरू कर देते हैं, लूटपाट मचाना शुरू कर देते हैं। और फिर इनको गढ़वाल से कौन खदेड़ती है? तीलू रौतेली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है तीलू रौतेली किसके समकालीन थी? बाज बहादुर चंद के। ठीक है, नेक्स्ट है कुमाऊं पर रोहिला आक्रमण कब हुआ था? तो ये भी पेपर में पूछा गया प्रश्न है। कुमाऊं के ऊपर रोहिला आक्रमण 1743-44 में हुआ था। उस समय कुमाऊं में कल्याण चंद का शासन था और गढ़वाल में प्रदीप शाह का शासन था। जब रोहिल्लाओं ने यहां पर आक्रमण किया तो कल्याण चंद पराजित हुआ और प्रदीप शाह के द्वारा फिर मदद करी गई। प्रदीप शाह ने अपने खजाने से 3 लाख रुपए रोहिल्लाओं को दिए, जिसके बाद रोहिल्ला कुमाऊं छोड़ने को तैयार हुए थे। लगभग 7-8 महीना यहां पर रोहिल्लाओं का शासन रहा था। ठीक है, उसके बाद ये फिर यहां से चले गए थे। तो ये याद रखना है किसके काल में हुआ? कल्याण चंद। कब हुआ? 1743-44। और मदद किसने करी? प्रदीप शाह ने। ठीक है, इतिहासकारों ने किस चंद राजा को उदास बूढ़ा अन्यायी राजा कहा गया है? तो इतिहासकारों ने किसे बोला है? उदास बूढ़ा अन्यायी या फिर अत्याचारी बूढ़ा शासक, ये भी बोला गया है बाज बहादुर चंद को। इसे भी आपको याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट है पुरखू पंत कौन था? देखिए पुरखू पंत, इसे पुरुषोत्तम पंत बोला गया है, उसी नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है। प्रॉपर नाम क्या है? पुरखू पंत। जैसे हर्षदेव जोशी हम पढ़ते हैं, लेकिन जो उसका नाम मिलता है ज्यादातर किताबों में वो हरकदेव जोशी मिलता है। ठीक है, लेकिन नाम क्या है? हर्षदेव जोशी, दोनों एक हैं। इसी प्रकार पुरखू पंत हो चाहे पुरुषोत्तम पंत हो, दोनों एक ही नाम है। ये रुद्रचंद का सेनापति था। चंद वंश का एक काफी महत्वपूर्ण राजा है रुद्रचंद, अकबर के समकालीन है। अकबर ने ही इसको तराई का परगना जो दिया था, रुद्रपुर वाला क्षेत्र, फिर इसने रुद्रपुर यहाँ पर स्थापित किया। अकबर के कहने पर नागौर की लड़ाई में गया, अकबर से इसकी मुलाकात हुई 1588 लाहौर के अंदर। तो काफी महत्वपूर्ण राजा है रुद्रचंद। इसका सेनापति का नाम था पुरखू पंत या पुरुषोत्तम पंत। पुरुषोत्तम पंत कौन से युद्ध में मारा गया? तो एक युद्ध हुआ था ग्वालदम का युद्ध। यह युद्ध 1581 में लड़ा गया। यह युद्ध रुद्रचंद और गढ़वाल के राजा बलभद्र शाह के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में बलभद्र शाह के साथ जो कतूरी राजा था एक सुकाल देव, वो भी शामिल था। ठीक है, तो उनके साथ यह युद्ध रुद्रचंद और उसका सेनापति था पुरुषोत्तम पंत, जिस युद्ध में पुरुषोत्तम पंत की मृत्यु हो जाती है। तो इसे आपको याद करना है, पूछा जाता है। ग्वालदम का युद्ध कब हुआ, किसके बीच हुआ, यहां पर कौन मारा गया? पुरुषोत्तम पंत। नेक्स्ट है चंद वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? देखिए चंद वंश का संस्थापक सोमचंद को ही माना जाता है। कुछ बुक्स में और इस वाली बुक में भी, विंसर में भी यहाँ पर तोहर चंद को बताया गया है, जो कि गलत है, क्योंकि आयोग ने पहले भी क्वेश्चन को पूछा है। ये पेपर में आया हुआ प्रश्न है कि चंद वंश का संस्थापक सोमचंद है, तो इसे आपको याद करना है। ठीक है, सोमचंद ही चंद वंश का संस्थापक है। कुमाऊं का अर्ल वारवरिक किसे कहा जाता है? तो कुमाऊं का अर्ल वारवरिक ये हर्षदेव जोशी को बोला जाता है। याद रखेंगे, पूछा जाता है। ठीक है, सिंगौली शांति संधि कब और किसके मध्य में हुई थी? देखिए सिंगौली की संधि आपके 2 दिसंबर 1815 को हुई थी। और किसके मध्य में हुई? तो गोरखाओं और अंग्रेजों के बीच में यह संधि हुई थी। इस संधि की पुष्टि नेपाल दरबार के द्वारा कब करी गई थी? तो 4 मार्च 1816 को करी गई थी। ठीक है, तो इसीलिए आपको जब ये क्वेश्चन बनता है कि जो संगोली की संधि थी ये कब करी गई, ये संगोली होगा। ठीक है, तो 1816 भी आपको याद करना है। ठीक है, लेकिन अगर पूछे कब हुई ये प्रॉपर संधि, पुष्टि पूछेगा तो 16 में हुई है, 4 मार्च को नेपाल दरबार की तरफ से। वैसे ये संधि आपके 2 दिसंबर को हो गई थी। प्रथम कुमाऊं कमिश्नर का क्या नाम था? तो कुमाऊं का पहला कमिश्नर था एडवर्ड गार्डनर। ई गार्डनर कुमाऊं का पहला कमिश्नर था, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, 8-9 महीने ही ये कुमाऊं का कमिश्नर रहा, उसके बाद ये नेपाल दरबार में चला जाता है। नेक्स्ट है ब्रिटिश काल में कुमाऊं डिवीजन का प्रशासनिक इतिहास विद्वान कितने काल खंडों में विभक्त करते हैं? देखिए जब ब्रिटिश काल यहां पर शुरू हुआ तो कुमाऊं डिवीजन का जो पूरा इतिहास है उसको 3 भागों में बांटा जाता है। किसने बांटा है? तो एक अंग्रेज है जिसका नाम है वेहली। ठीक है, वेहली उसका नाम है और इसने पूरे इतिहास को कुमाऊं डिवीजन के 3 भागों में बांटा है। पहला है ट्रेल का काल, दूसरा बेटन का काल और तीसरा रैमजे का काल। ठीक है, इसको याद रखेंगे। टिहरी गढ़वाल राज्य का भारत संघ में विलय कब हुआ था?
देखिए, टिहरी राज्य का भारत संघ में विलय 1 अगस्त 1949 को हुआ था। यह क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। यहां पर बुक के अंदर एक नया डाटा यहां पर दिया गया है जिसको मैंने यहां पर नहीं लिया क्योंकि उससे फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता। लेकिन जहां पर आप इस पॉइंट को लिखेंगे या जहां पर भी आपने ये वाली लाइन लिखी होगी उसके नीचे इस लाइन को लिख लीजिए। हो सकता है आपके बैक ऑफ द माइंड में रह जाए और एग्जाम में अगर बनता है तो आप उसको क्लिक कर जाए। यहां पर बताया गया है कि जो ये विलय हुआ है ये तो 1 अगस्त 1949 को हुआ है, लेकिन आपसे अगर पूछा जाता है कि हस्ताक्षर कब किए गए विलय पत्र के ऊपर, तो इसके अनुसार हस्ताक्षर की जो ये तिथि बताता है 8 अगस्त 1947 को बताता है कि मानवेंद्र शाह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करे और 16 अगस्त 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करे। हालांकि तिथियां संदिग्ध है क्योंकि अगर हस्ताक्षर इतनी जल्दी होते हैं तो विलय 1949 में क्यों हुआ। फिर भी आपको ये दोनों डेट्स याद रखनी है। और जैसा हम पढ़ते थे कि 3 व्यक्तियों ने हस्ताक्षर करे थे। सबसे पहले परिपूर्णानंद पेन्युली ने करे थे, बाकी 2 के बारे में जानकारी नहीं थी। एक तो फिर भी हम अंदाजा लगा लेते थे कि मानवेंद्र शाह ही होंगे क्योंकि वही राजा थे। तीसरे व्यक्ति भी यहां पर नाम पता चलता है कि माउंटबेटन ने वहां पर हस्ताक्षर करे थे, जो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। तो इसे भी आपको याद करना है। इन तिथियों को आपको याद नहीं करना है लेकिन इसके साथ में लिख लेना है। इसको भी आपको माइंड में अपने रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है शकुंतला पुत्र भरत का जन्म किस स्थल पर हुआ था। तो देखिए, शकुंतला और जो राजा दुष्यंत थे इनके पुत्र का नाम था भरत, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इनका जन्म कर्ण आश्रम में हुआ था। ठीक है, आप सभी जानते हैं क्वेश्चन पेपर में बनता है कि राजा जो दुष्यंत थे और जो शकुंतला थी उनके प्रेम प्रसंग के लिए कौन सा स्थान जाना जाता है, कर्ण आश्रम जाना जाता है। और यहीं पर भरत का जन्म हुआ। यहीं पर कालिदास के द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना भी करी गई थी। ठीक है, कर्ण आश्रम आपके पौड़ी गढ़वाल में कोटद्वार के नजदीक स्थित है। इसका कौन सी नदी के तट पर है, तो ये मालिनी नदी के तट पर है। कर्ण आश्रम का वर्तमान नाम चौका घाट हमें देखने को मिलता है। इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कत्तूरी कार्तिकेयपुर राजा भूदेव का शिलालेख किस स्थान पर मिले हैं। तो जो भूदेव का हमें शिलालेख मिला है काफी इंपॉर्टेंट शिलालेख है, यह बागेश्वर से हमें मिला है। ठीक है, वीर माधो सिंह भंडारी किस राजा के सेनापति थे। तो वीर माधो सिंह भंडारी की अगर हम बात करें तो ये महीपति शाह के सेनापति थे और इनकी मृत्यु के बाद इनकी जो पत्नी थी रानी कर्णवती, उनके भी ये शासनकाल में रहे थे, उनके भी सेनापति रहे थे। ठीक है, कुमाऊं तराई का पुराना नाम क्या था। तो कुमाऊं या तराई का जो पुराना नाम था इसे 84 माल परगना बोला जाता था। ठीक है, इसे भी आपको याद करनी है। 84 कोस में फैला हुआ था तो 84 माल परगना। 9 लखिया भी इसको बोला जाता है कि 9 लाख की यहाँ से आमदनी होती थी, तो 9 लखिया परगना भी इसको बोला जाता था। नेक्स्ट है बाड़वाला यज्ञ वेदियाँ किस राजा में निर्मित की थी। तो जो बाड़वाला यज्ञ वेदिकाएं हैं इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण राजा सीलवर्मन के द्वारा करवाया गया था। तो इसको भी आपको याद करना है, पूछा चला जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पेपर में बन जाता है। अगर हम बात करें कि ये जो इसने यज्ञ वेदिकाएं बनाई थी कहां पर बनाई थी, तो देहरादून के जगत ग्राम में इसने इस वेदिका का निर्माण यहां पर करवाया था। तो इसे भी आपको याद रखना है। ये जगत ग्राम पेपर में पूछा गया है कहां पर है, तो आपके देहरादून में जगत ग्राम में इसने इन वेदिकाओं का निर्माण करवाया था। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा विंसर ईयरबुक सीरीज का। आज हमने 21वां पार्ट यहाँ पे कवर किया। उत्तराखंड हिस्ट्री से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर देखा। अगले 2 वीडियो, एक में हम उत्तराखंड के भूगोल के वन लाइनर्स को देखेंगे और उसके बाद उत्तराखंड के जो भाषा साहित्य है उसके बारे में बात करेंगे और उसके बाद जो उत्तराखंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके इस बुक में दिए गए हैं, जो प्रैक्टिस सेट है, उनको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, सीरीज आपको पसंद आ रही होगी और ये सीरियल वाइज है। पूरी किताब आपके सीरियल वाइज इसी प्रकार हम कवर करेंगे, कुछ भी चीज आपके यहां से नहीं छूटेगी। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।